इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक यहाँ पे चल रहा था सरल आवर्त गति, और सरल आवर्त गति को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सरल आवर्त गति में अपन सरल आवर्त गति में स्प्रिंग के खिंचाव से शुरू करेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के यहाँ पर एक द्रव्यमान को यहाँ पर लटका दिया। जैसे मैं द्रव्यमान लटकाऊंगा नीचे की तरफ mg लगेगा, और ये mg इस जो स्प्रिंग है इसमें क्या उत्पन्न कर देगा, प्रसार उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा, प्रसार। ठीक है, यानी ये स्प्रिंग x विस्थापित हो जाएगी। कितनी, x, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, विस्थापित हो गई, और ये कितनी हुई, x, और नीचे क्या लग रहा था, mg बल। जब ये नीचे विस्थापित हुई तो इसमें ऊपर की तरफ भी एक बल लगेगा जिसे प्रत्यानयन बल कहेंगे, और उस प्रत्यानयन बल का जो मान होगा वो F बराबर माइनस kx होगा। कितना होगा, F बराबर माइनस kx। अब यहाँ पर इस प्रत्यानयन बल के अंदर सर k क्या है, तो k ध्यान रखना स्प्रिंग नियतांक है। क्या है, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, और x क्या है, तो कितना यह नीचे की तरफ खिंचा है, या कितना x क्या है, तो जितना खिंचाव हुआ है, खिंचाव, या फिर हो सकता है कि इसमें संपीड़न भी, क्योंकि जो स्प्रिंग है उसमें खिंचाव भी हो सकता है। अगर द्रव्यमान लटका है तो उसमें संपीड़न भी हो सकता है। तो x क्या है, खिंचाव या संपीड़न, कि कितना खिंचाव हुआ है या कितना संपीड़न हुआ है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो वही बात बताई गई है कि कोई हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। मैंने इसमें m द्रव्यमान की वस्तु लटका दी। जैसे ही m द्रव्यमान की वस्तु लटकाई, नीचे की तरफ mg लग रहा था, तो इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव उत्पन्न हुआ, प्रसार हुआ, और प्रसार के कारण ये x विस्थापित हो गई। तो यहाँ पर अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल लगेगा, और इस प्रत्यानयन बल का जो मान होगा F बराबर माइनस kx रहने वाला है। कितना रहने वाला है, माइनस kx। माइनस क्यों आया सर, माइनस इसलिए आया कि हमारे यहाँ पर बल तो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। प्रत्यानयन बल ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन दूरी कहाँ पे तय की जा रही है, प्रसार कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ। x प्रसार नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कोई स्प्रिंग पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु लटकाई जाती है, जब उसमें प्रसार होता है, या मान लो कि इसमें प्रसार होने के बाद संपीड़न हो रहा है, तो संपीड़न होता है तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल लगता है, और प्रत्यानयन बल का मान माइनस kx होता है। x यहाँ पर संपीड़ित हुई स्प्रिंग तथा या प्रसारित स्प्रिंग की बात है कि कितनी स्प्रिंग प्रसारित हो गई। जैसे यहाँ पे x प्रसारित हो गई। अगर मान लो कि इस स्प्रिंग को दबा दिया जाता और संपीड़ित कर दिया जाता, तो कितनी संपीड़ित हो गई, ये ध्यान रखना, x संपीड़ित हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर बात हो गई प्रत्यानयन बल की। उसके बाद बात करेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी जब स्प्रिंग प्रसारित होगी या स्प्रिंग संपीड़ित होगी, दोनों ही परिस्थिति में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होगी, और इस स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा हाफ kx होगा। कितना, हाफ kx रहने वाला है। यानी k क्या है, स्प्रिंग नियतांक, और x क्या है, कितना संपीड़न हुआ है या कितना प्रसार हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि कोई हमारे पास स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है 3 सेंटीमीटर तक जो है, 3 सेंटीमीटर से इसको हमने 4 सेंटीमीटर क्या कर दिया, प्रसारित कर दिया। ये स्प्रिंग थी जो कि 3 सेंटीमीटर पर प्रसारित थी, और इसको हमने 4 सेंटीमीटर पर प्रसारित कर दिया। पूछा गया है कि अब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जब हमने प्रसारित किया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला U बराबर हाफ kx होगा।
यानी हमको यहाँ से के क्या है सर, स्प्रिंग नियतांक, इसका मान कितना होगा, तो के की बात मैं लास्ट में करूँगा, ध्यान रखना। के का जो मान है ना वो डिपेंड करता है कि जो स्प्रिंग है वो किसकी बनी हुई है या स्प्रिंग की लंबाई कितनी है, इन दोनों चीज़ों पर। तो इसकी बात मैं बाद में करूँगा, अभी ध्यान रखो कि स्प्रिंग नियतांक इसका मान दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो के का जो भी मान इस क्वेश्चन के लिए दे रखा है वो रख देना है। एक्स आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, तो एक्स यहाँ पे देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रसारित कर दिया, यानी एक्स का मान 1 सेंटीमीटर लेकर इसको सॉल्व कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा u बराबर हाफ के एक्स, एक्स का मान 1 रख के स्क्वायर कर दिया, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है u बराबर के अपॉन एक्स आती है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से स्प्रिंग 3 सेंटीमीटर पर प्रसारित है या 3 सेंटीमीटर पर खिंचाव उसमें है और इसको 4 सेंटीमीटर तक ले जाया गया है। तो यहाँ पे पहले से स्थितिज ऊर्जा है, इसको और ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे पहले से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और खिंचाव किया जाएगा तो और बल लगेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में और वृद्धि होगी। तो ध्यान रखना, जब हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हमको स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालनी हो और आपको दो दूरियों का अंतर दिया हो तो दूरी हमेशा मध्य से मापनी है, ठीक है। तो हम दोनों के लिए, यानी पहली स्प्रिंग के लिए भी क्या निकाल लेंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी स्प्रिंग के लिए भी क्या निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा, और उनको क्या कर देंगे आपस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनके मध्य का अंतर आ जाएगा। 3 से 4 के मध्य की जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसका अंतर आपके पास आ जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ कि हमेशा जो x दूरी है वो कहाँ से मापी जाएगी, मध्य से मापी जाएगी। ध्यान रखना कि जो x दूरी है, x दूरी वह मध्य स्थिति से मापी जाएगी, मध्य स्थिति, x दूरी मध्य स्थिति से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, मध्य स्थिति से मापी जाएगी। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि x दूरी हमेशा मध्य स्थिति से मापी जाएगी। कि कहाँ से, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक स्प्रिंग ली, पहले वो 3 सेंटीमीटर पर प्रसारित थी, उसके बाद हमने उसको 1 सेंटीमीटर और प्रसारित कर दिया, यानी अब वो कितने सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दूरी है, यानी जो यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 जब हमने विस्थापित किया तो ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है वो हमको निकालनी है। तो हम दूरी कहाँ से लेंगे, मध्य स्थिति से ही। तो मध्य स्थिति से दूरी लेते हुए हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो पहले 3 सेंटीमीटर के लिए निकाल लो। तो 3, देखना ध्यान रखना यहाँ पे इकाइयों का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अभी बताता हूँ। स्थितिज ऊर्जा u बराबर हाफ के एक्स, के का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, x आपको यहाँ से देखना है। मध्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर x के लिए आपको स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, तो हाफ के एक्स 3, ये x स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना जो हमारे इसका जो मान दिया हो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, x हमने 3 सेंटीमीटर लिया, तो हाफ के 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास u1 आ चुका है, यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आ चुकी है। अब 1 सेंटीमीटर और विस्थापित किया तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा u2 हमको निकालनी है। तो u2 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x कितना लेंगे इस बार, 4 सेंटीमीटर, तो हाफ के 4 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 के अपॉन 2। तो ये हमारे पास u2 आ चुका है, u1 आ चुका है, u2 आ चुका है। अब हमको निकालना क्या है, तो 4 और 3 के मध्य की स्थितिज ऊर्जा का अंतर, यानी जब हमने 3 से 4 को 1 सेंटीमीटर विस्थापित किया तो तब स्थितिज ऊर्जा u बराबर कितनी है वो हमको निकालनी है। यानी ऐसा भी कह सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो u बराबर यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो u बराबर u2 माइनस u1। u2 कितना दे रखा है, तो u2 16, x दे क्या निकालना है ना अपन ने, u2 16 x अपॉन 2 माइनस यहाँ पर 9x अपॉन 2।
तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 और ये इधर चल जाएगा 16x माइनस 9x। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा U का मान आएगा, यानी 3 और 4 के मध्य का जो U का मान होगा, या फिर आप स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन U की बात कर रहे हो तो उसका मान यहाँ पे हो जाएगा 7x/2। तो अपन ने जब 1 सेंटीमीटर का लिए निकाला था तब यहाँ पर U का मान कितना आया था, तो k/2 आया था। और ये देखो ये कहाँ पे है 7x/2, यानी इससे तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमेशा आपको x कैसे लेना है उस पर बड़ा फोकस करना होगा। अगर आपने x गलत ले लिया तो क्वेश्चन में जो आंसर है वो भी गलत आएगा। तो ध्यान रखना x सही लेना है, बाकी सब कुछ भी हो x सही होना चाहिए बस, ठीक है। हमारा x गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। x गलत हुआ क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी बस, बाकी कुछ भी हो x गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, तो x गलत मत कर देना किसी भी क्वेश्चन में। वन सेकेंड। बस ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि अपने एग्ज़ाम में, लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर m द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और यहाँ पर k आपको दिया हुआ है 25 न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, वन सेकेंड, कि एक मिनट, इधर है क्वेश्चन में, है ना, एक मिनट, इधर मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपने यहाँ पर अगर आपने ये रहा ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा हाफ kx², यहाँ पर k का मान 1 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मात्रक की बात मैं करने वाला था आपसे थोड़ी सी, कि जो मात्रक है, अगर आप CGS में लेते हो, अगर आप मात्रक यहाँ पर CGS में लेते हो तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो भी CGS में आएगा, ठीक है। और अगर आप SI मात्रक लोगे किसका, x का, ध्यान रखना x का SI मात्रक लोगे या x का CGS मात्रक लोगे तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का भी SI मात्रक आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप x का CGS मात्रक लेते हो तो स्थितिज ऊर्जा भी CGS मात्रक में आएगी, x का SI मात्रक लोगे तो स्थितिज ऊर्जा भी SI मात्रक में ही आएगी। तो ये बात बड़ी ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक जो है m द्रव्यमान 1 किलोग्राम और k बराबर 25 न्यूटन प्रति मीटर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु यानी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग प्रसारित है 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब ये संपीड़ित की जा रही है, संपीड़ित जब इसे किया जा रहा है, यानी 5, जब इसे संपीड़ित किया जा रहा है और जब ये 5 सेंटीमीटर पर पहुंच गई, कहाँ पे, 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर पहुंच गई, तब इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यानी कोई स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो कहाँ जाती है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाती है। तो जब स्प्रिंग को प्रसारित करने के बाद छोड़ा गया तो ये जब 5 सेंटीमीटर पर पहुंची तब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे लिखाऊंगा कि जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो एक पॉइंट लिख लो कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। परिवर्तन के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी
स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो पहले स्थितिज ऊर्जा 10 सेंटीमीटर पर यानी U2, और फिर स्थितिज ऊर्जा 5 सेंटीमीटर पर माइनस U1। तो यहाँ पर U2 तो 5 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा, और U1 जो है हमारे पास, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। U2 10 सेंटीमीटर के लिए, और U1 जो होगा हमारे पास, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिखो तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। U 10 सेंटीमीटर माइनस U 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के जो परिवर्तन है उसके बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी 10 सेंटीमीटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 10 सेंटीमीटर के लिए, जिसे हम x1 यहाँ पे कह देते हैं, x1, ठीक है, माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। अब तो सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ पर के एक्स कॉमन ले लेंगे बाहर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के, सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, हाफ के कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 कितना लिया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के x1 हमने कितना लिया, तो x1 हमने यहाँ पे लिया 10 का स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि k का मान हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब सर बड़ी बात ये है कि x को हम CGS में ले या SI में ले, CGS मात्रक में ले, CGS में सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है, या SI मात्रक में लेंगे, तो सर किस में ले, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमारा k का मान किस में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो न्यूटन प्रति मीटर यानी SI में दिया हुआ है तो SI में ही ले लेंगे। तो x का मान SI में जब हम लेंगे तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, यानी जब हम सेंटीमीटर को 100 भाग देते हैं तो मीटर में बदल जाता है, माइनस x2 कितना है, 5 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, तो ये भी बदल जाएगा किस में, मीटर में। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के, यहाँ पर 100 का स्क्वायर नीचे कॉमन आएगा और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, यानी जब माइनस करेंगे 100 माइनस 25 तो 75 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के, ये हो जाएगा इंटू 75 अपॉन 100 का स्क्वायर को 100 इंटू 100 हम यहाँ पे कह देंगे। के अपने पास कितना दिया हुआ है, 25, तो यहाँ पर के का मान काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू 25 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 25 को 100 से काटूंगा तो 4, और 75 को 25 से काटूंगा तो 3/4, 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 2 32, तो नीचे तो कितना हो जाएगा 32 और ऊपर हो जाएगा 3, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/32। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब अगर यहाँ पे 3/30 होता तो कितना हो जाता 0.1, लेकिन यहाँ पर 3/32 है तो इसका मतलब 0.1 से थोड़ा सा छोटा, यानी 0.098, 0.1 से थोड़ा सा छोटा कितना हो गया 0.098 यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जूल ऊर्जा हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ऐसा मात्रक का यूज किया गया है, तो जूल ऊर्जा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ और क्या आगे प्रोसेस रहा। तो चलते हैं आगे। फिर मैंने क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया है पीछे अभी अच्छे से सॉल्व। उसके बाद स्प्रिंग नियतांक की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने नियतांक की बात मैं लास्ट में करूंगा, तो देखिए दोस्तों स्प्रिंग नियतांक के बारे में, जो के का मान है वो स्प्रिंग की किस पदार्थ से बना है उस पर निर्भर करता है। हमारे पास मान लो कि समान लंबाई की 2 स्प्रिंग दी हुई है, ये दे रखी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
और दूसरी स्प्रिंग भी आपके पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा इन दोनों स्प्रिंग के K का मान कि ये दोनों स्प्रिंग किस पदार्थ से बनी हुई है। तांबे से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, स्टील से बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात करूँ इसका, अगर मान लो कि सर पदार्थ ही सेम हो, तो अगर मान लो कि स्प्रिंग का पदार्थ सेम है तो K का जो मान है, यानी कहा जा रहा है कि K का मान स्प्रिंग पदार्थ समान होने पर या स्प्रिंग समान पदार्थ से बनी होती है तो जो स्प्रिंग की लंबाई पर निर्भर करेगा। जो यानी यहाँ पर दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये रही, ये जो स्प्रिंग है ये भी तांबे से बनी हुई है, तांबे से, और जो दूसरी स्प्रिंग है वो भी यहाँ पर तांबे से बनी हुई है। तो अब इन दोनों ही स्प्रिंग के लिए जो K का मान होगा वो K का मान डिपेंड करेगा किस पर, L के ऊपर। और L के ऊपर किस तरह डिपेंड करेगा, तो K जो है L के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी अगर K बढ़ता है तो L घटेगा। अब देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को काट कर दो भागों में बांट दिया गया है, तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई L लंबाई की स्प्रिंग है, कितनी, L लंबाई की कोई स्प्रिंग है, और उसे हमने काट दिया है दो भागों में, एक तो है L1 लंबाई की और दूसरा जो भाग है इसका L2 लंबाई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको L1 लंबाई अनुपात L2 लंबाई यानी L1 और L2 लंबाई का अनुपात दिया होगा। आपसे कहा जाएगा कि जो L1 लंबाई की स्प्रिंग है उस L1 लंबाई की स्प्रिंग का K का मान कितना होगा यानी K1, और L2 लंबाई की स्प्रिंग का K का मान यानी K2 कितना होगा। और इसका K कितना होगा, तो इसका K तो K ही रहेगा, मतलब जो पहली स्प्रिंग L लंबाई की ली है हमने उसका K का मान K होगा। बट हमने जब इसको दो भागों में काटा, जब हमने इसको दो भागों में काटा तो एक तो L1 लंबाई की स्प्रिंग आई, L2 लंबाई की स्प्रिंग आई, तो L1 लंबाई और L2 लंबाई दोनों का K अलग अलग होगा क्योंकि लंबाई परिवर्तित हो गई। ये K नहीं रहेगा क्योंकि लंबाई परिवर्तन होने पर K का मान परिवर्तित हो जाता है। तो L1 लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान K1, L2 लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान K2 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि लंबाई का अनुपात आपको दिया है P अनुपात Q, यानी दो आपको स्प्रिंग दी गई है, एक स्प्रिंग थी जो L लंबाई की थी और उसको काट दिया गया, काटने के बाद जो पहली स्प्रिंग है वो P लंबाई की और दूसरी स्प्रिंग Q लंबाई की है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अगर कोई स्प्रिंग है L लंबाई की और उसके लिए बात करें, अगर उस स्प्रिंग का जो K का मान होगा वो कितना होगा, K होगा। बट हमने इसी स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में काट दिया, पहली स्प्रिंग P लंबाई की, दूसरी स्प्रिंग Q लंबाई की। तो अब इसके जो K का मान होगा वो कितना होगा, तो ध्यान रखना अगर P लंबाई की स्प्रिंग के लिए K के मान की बात करूं तो KP बराबर P प्लस Q अपॉन P इंटू K रहेगा। अगर Q लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान बात करूं तो KQ बराबर P प्लस Q अपॉन Q इंटू K रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपको पास फॉर्मूले में ये वैल्यूज दिए यानी P क्या है, तो P पहली स्प्रिंग की लंबाई, पहली स्प्रिंग की लंबाई P, Q क्या है, तो दूसरी स्प्रिंग की लंबाई, दूसरी स्प्रिंग की लंबाई और दूसरी स्प्रिंग की लंबाई, और यहाँ पर K क्या है, तो L लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान यानी स्प्रिंग नियतांक। L लंबाई की स्प्रिंग के लिए L लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान K, L लंबाई की स्प्रिंग के लिए K। ठीक है, तो K यहाँ पर क्या है, इस L लंबाई जब स्प्रिंग को काटा नहीं गया था तब उसके लिए K का मान जो आया था वो यहाँ पर K है। तो बस जैसा कि हमारे पास कोई L लंबाई के स्प्रिंग थी उसको दो भागों में काट दिया तो उसके लंबाई का अनुपात 3:2 आया, यानी P और Q का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, यानी P का मान 3 हो जाएगा और Q का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से K निकाल, और K भी आपको इस L लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति मीटर। अब आपको P लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान निकालना है और Q लंबाई की स्प्रिंग के लिए K का मान निकालना है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, तो Kp निकालना है तो Kp के लिए क्या होगा, P प्लस Q अपॉन P इंटू 100। तो P कितना है 3, Q कितना है 2,
3 + 2 अपॉन पी कितना है 3 × 100, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर लो तो 5/3 × 100। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 166.67 न्यूटन प्रति मीटर के का मान आ जाएगा, केपी का, यानी पी लंबाई वाली स्प्रिंग के लिए। ठीक है, कौन सी? पी लंबाई वाली स्प्रिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्यू लंबाई वाली स्प्रिंग के लिए के का मान निकालेंगे, तो के क्यू हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2। क्यों? अपन ने फॉर्मूला देखा के क्यू के लिए P + Q अपॉन Q इंटू के, तो क्या हो जाएगा P कितना है 3, Q कितना है 2, Q कितना है 2 × 100, ये कितना हो जाएगा 5/2 × 100, 2 से 100 कटेगा 5 बार में, यानी 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 न्यूटन प्रति मीटर के का मान हो जाएगा। किसके लिए? क्यू लंबाई की स्प्रिंग के लिए। किस लंबाई की? क्यू लंबाई की स्प्रिंग के लिए। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, यदि स्प्रिंग को 2 भागों में काट दे और उसके लंबाई का अनुपात दिया हो तो उसके के मान में जो परिवर्तन होगा वो आप निकाल सकते हो। कि मान लो कि एक तो पी लंबाई की स्प्रिंग है और दूसरी क्यू लंबाई की स्प्रिंग है, एक तो क्यू की है एक पी की है, तो दोनों के लिए जो के का मान होगा वो अलग अलग होगा। और पहले किसकी थी? एल लंबाई की स्प्रिंग थी, तो इसके लिए के का मान के होगा और इसके लिए के पी होगा और इसके लिए के क्यू होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि स्प्रिंग को काट कर n बराबर भागों में बांटा गया है। अगर मान लो कि स्प्रिंग को n बराबर भागों में बांटा गया है तो एक भाग का जो k का मान होगा k डैश, वो कितना होगा? तो n के, यानी हमारे पास मान लो कि कोई स्प्रिंग है उसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक स्प्रिंग के लिए यानी एक भाग के लिए आपको के का मान निकालना है, तो k डैश बराबर 5k हो जाएगा। अगर मान लो कि 10 बराबर भागों में बांटे गए तो 10k, और 2 बराबर भागों में बांटे गए तो 2k हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए कि भारित स्प्रिंग का आवर्तकाल की बात करेंगे तो भारित स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग पर भार लटका हुआ हो उस स्प्रिंग का जो आवर्तकाल टी होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखना 2π√m/k। यहाँ पर m क्या है? तो m द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान इस पे लटकाया गया है, और k क्या है? तो k स्प्रिंग का नियतांक है। क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भारित स्प्रिंग है तो उसके जो आवर्तकाल है वो उसका मान कितना होगा? तो t बराबर 2π√m/k रहने वाला है। तो इस तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।